प्राइम मिनिस्टर पहुंचे क्वेटा आर्मी चीफ के साथ, उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की, खिताब भी किया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो वाक़या था, जिस तरह से ये अनफोल्ड हुआ, उसकी तफसीलात जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल कर रही थी, थोड़ा सा उसमें आज हमें मज़ीद क्लैरिटी मिली। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो फ़ौज का, FC का, कमांडोज़ का ऑपरेशन था, उसमें 339 जानें बचाई गई, बाजियाब की गई, पैसेंजर्स जो है वो बच गए, और जबकि 33 दहशतगर्द जो हैं उन्हें हलाक किया गया। अब जो लोग बच गए, हम जानते हैं पहले दिन जो डिटेल्स आ रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो ऑपरेशन शुरू होने से पहले निकल आए थे, लेकिन कई सारे ऐसे थे कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ, इंटेंस फायरिंग जारी थी, उस वक्त वो अपनी जान बचाकर निकले। उनमें से कम से कम 2 आई विटनेसेस का अकाउंट है वो BBC ने शाया किया है। पहले उस पर एक नज़र। पनीर के नज़दीक गाड़ी पहुंची है, कोई 2 किलोमीटर आगे ऐसे ज़ोरदार धमाका हुआ है। 3 बोगियाँ पटरी से उतरी हैं, बस उसके बाद दोनों साइडों से फायरिंग शुरू हुई है। मिसाइल चल रहे थे, लॉन्चर चल रहे थे, तकरीबन कोई 30 मिनट तक फायरिंग चलती रही है। फिर उन्होंने बोला कि भैया आप लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो हम लोग आपको अंदर मार देंगे। काफ़ी देर तक हम लोग छुपे रहे, कोई नीचे घुस गए, कोई किधर घुस गए, तो मिसाइल जो है बस आर पार चल रहे थे। तो मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। जब निकल के बाहर साइड पर बिठा दिया, उन्होंने कहा कि भाई, वो जो बाकी उनके साथी थे उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं, भी हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, बस मरने वालों को, शहीदों को बस हमारा सलाम है। वो चले गए। टोटल 5 लोग थे जो पूरी दिन हम लोगों को उन्होंने पाबंद करके रखा हुआ था, बस साइड पे कर दिया। पंजाबी, बलोच, सिंधी जो भी थे, सराइकी भी अलग-अलग हो जाए। बस 5-5 बंदों को उठाते थे, 10-10 बंदों को गोलियां मारते थे। बस समझो कि पूरी रात ये किस्सा चलता रहा, फायरिंग चलती रही। कि सुबह के टाइम पर जब देखा हम लोगों ने कि अभी थोड़ा टाइम मिल गया, तो से FC वाले आगे उन्होंने जब फायरिंग शुरू की, हम लोगों को मौका मिला। कोई काफ़ी लोग थे, आर्मी के थे, FC के थे। हम लोग फिर भागने की कोशिश की। जैसे हम लोग भागते थे, पीछे फायरिंग करते थे, मिसाइल फेंकते थे, पर अल्लाह ने बचाया। बस कुछ 2.5 मेरे ख्याल से किलोमीटर का सफ़र था। फिर हम लोग FC की चौकी पर पहुँचे, फिर उन्होंने बोला कि महफूज हैं। जैसे वो चांद नीचे पहाड़ों के नीचे गया ना, तो अंधेरा छा गया। जैसे अंधेरा छाया, हमने बोला इन्हें मार तो देना ही है, छोड़ ही नहीं रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। 10 की टोली में, 15 की टोली में, 20 की टोली में, 3 की टोली में, ये भी उठो, ये भी उठो, उधर जाकर डाल सारा कुछ देखते रहे रात। हमने बोला भी इधर भी मरना ही मरना है, तो भागते हैं, देखी जाएगी। फौजी थे तो बहुत, उन्होंने बोला भागते हैं, या मर गए तो मर गए। हाँ, फौजी भी बहुत थे हमारे साथ। हाँ, बहुत फौजी थे हमारे साथ। जब वो खड़ा करते थे, वो आदमी को मार देते थे। उसने बोला मेरे छोटी छोटी बेटियां, मुझे मत मारो। उन्होंने बोला अच्छा, दर मार। फिर हमने दौड़ ही लगाई है, उधर से नहीं रुके, पीछे मुड़ के नहीं देखा। छू गोलियां ऊपर से जा रही हैं। जब गोलियां थी, बैठती नीचे होते थे, फिर भाग पड़ते थे। आगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के वाय पर वो नाला है, उधरती नाला है। फिर उस नाले के अंदर हम स्लिप हो गए। आगे हमें फिर FC नजर आ गई। ऑपरेशन करने के लिए पहाड़ी के ऊपर डटे हुए थे। उसके बाद कमांडो भी उधर गई है, डाउन कैमरे भी, हेलीकॉप्टर भी गए, ऊपर से वो कर रहे थे सर्वे। दहशतगर्दों का सारा प्रोपेगेंडा एक तरफ, और इनके बयानात उन पर भारी हैं। अब सोचें किस दोज़ख से गुजर के ये लोग निकले हैं, लिटरली। आई मीन, इनके सामने लोगों को कत्ल किया जा रहा है, वो कह रहा बंदा हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, नहीं ठाप। कल जो हमने क्लिप्स चलाई थी एक खातून की, उनके साथ जो खातून थी, उनकी क्लिप हम नीचे आपको वो भूल ही नहीं सकती थी। उनके आंखों के सामने मेरा ख्याल है या तो उनके भाई या तो उनके किसी और रिश्तेदार को कत्ल किया गया है। तो आई मीन अगेन, इनकी भी जुर्रत को सलाम। लेकिन वही होता है ना कि जब आपको पता है कि यार मौत है, तो एक चांस ले ले। आई मीन, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं कि जो फरीकैन होते हैं वो अपना अपना बयानियों को फ़रोग़ देते हैं, लेकिन ये जो आई विटनेस हैं जी, इससे मेरा ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी को कहीं पे कोई गलत फहमी है, कोई गुमान है कि दहशतगर्दी के कोई उसूल होते हैं या इनका इंसानियत से कोई लेना देना है, तो वो क्लियर है कि वो कितना कोल्ड ब्लडेड था। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने, जाहिर है कि हमारे जो SSG की ज़रार कंपनी है जी, उसको ख़ास तौर पे उन्होंने सराहा कि ज़रार ATU के उन्होंने जो वहाँ पे जिस तरह से, जिस अंदाज में वो वहाँ पे लड़े हैं, लोगों को बाजियाब किया है। उन्होंने आर्मी चीफ़ को भी कहा कि आपको जो भी वसाइल चाहिए दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, और जब तक हम दहशतगर्दी से मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसी अपने ख़िताब में प्राइम मिनिस्टर ने यह भी इंदिया दिया कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। आज अगर पहले से कहीं ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कौमी यकजहती
और कौमी इत्तेहाद की। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। वहां सब बैठे, हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। मेरी नजर में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। होना चाहिए और माजी में हमने देखा है कि जो कदरन कामयाब ऑपरेशंस हुए हैं उनके लिए पहले आपको पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना पड़ा है। क्या कहते हैं ना, हाउस डिवाइडेड कैन नॉट स्टैंड। मैं इस पर एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जंदोला में एक और दहशतगर्द हमला हो रहा था, उसको कामयाबी से पाक फौज के जवानों ने रोका है। 10 वहाँ पर दहशतगर्द हलाक भी किए गए हैं। 3 दिन पहले ये वाक़या होता है, आज ये वाक़या होता है, बीच में छोटे वाक़यात होते जाते हैं। बज़ाहिर एक कोऑर्डिनेशन है, अगर ऑफिशियल नहीं है तो टैसिट है, और टैक्टिकल लेवल पर तो मेरा ख्याल है यकीनन है। मतलब कि दहशतगर्द मुतहद हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके पास विल है और उनके पास कैपेबिलिटी है। तो एक सवाल बनता है कि हमारी रियासत, और रियासत में हम पूरे स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, क्या इतने ऑर्गेनाइज, कैपेबल और विलिंग हैं? अब दिस इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, लेकिन क्या ये कितना, आजकल के माहौल में आपको कितना फीजिबल? उसका एक टेस्ट हमें आज मिला नेशनल असेंबली में। बलूचिस्तान के मसले पे जब बात हुई तो ये हमारा एक टिपिकल है कि आप इतना बड़ा सानिया हुआ है, आपकी तारीख का एक समझे कि बड़ा सानिया है, लेकिन हम वहाँ पे पेटी निटी ग्रिटी तू मैं हम उलझ गए। और जो असल मकसद था कि आप यूनाइट करें सबको, वो कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल डीरेल होता नज़र आया। और वहाँ पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ ऐसी गुफ्तगू की कि नेशनल असेंबली में असल मामले से तवज्जो हट गई और पीटी और गवर्नमेंट की आपस में तू मैं शुरू हो गई। ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ एक शख्स के इक्तदार की जंग न लड़े। जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, अगर कोई भी उसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूं, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि आज बताते, आज वो एक रोड मैप देते। हमने ये बारहा देखा है कि जब हमारे बहुत ही संगीन किस्म के इश्यूज पे पार्लियामेंट में जब बहस होती है तो हमारी जो इस जनरेशन के लोग हैं वो इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज वहाँ पे बात की और उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान एक हुआ करता था, हमें उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल कंसेंसस इस एक पॉइंट एजेंडा पे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। तो इस सारे बहस मुबाहिसे के बाद एक अच्छी बात यह हुई कि नेशनल असेंबली ने एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की, मज़म्मत की सारे वाक़े की, पाक फ़ौज के साथ उनकी खिदमात को सराहने की बात की। तो इस करारदाद का आना आई थिंक ये तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो मतलब इसको इस पे बंदा क्या बोले कि ठीक है ये तो आपने मिनिमम आपने करना ही है। लेकिन असल सवाल ये है कि अब हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आर दे एबल टू पुट इट बिहाइंड देम एंड मूव फॉरवर्ड? नादिर गुरबानी डॉन न्यूज़ के एंकर हैं, हमारे करस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद में, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नादिर, आपसे बस एक सवाल, और वो ये कि हमने तकारीर सुन ली, हमने देख लिया माहौल क्या था, आपकी जहाँ तक इंटरेक्शन होती है आपको नज़र आता है कि इस इंतहाई अहम मामले पे ये लोग साथ मिलके बैठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? देखें, जो बलूचिस्तान के इशू पे हमने देखा कि उस दिन जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उस दिन भी इजलास की कार्रवाई जारी थी, लेकिन उस वक्त बलूचिस्तान के मामले पर जो है वो बहस नहीं की गई। आज हमने माजी में देखा है कि आज जो हुकूमती बेंचेस पर मौजूद लोग हैं, माजी में जब इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आते थे तो वो रिक्विजिशन भी जमा करवाते थे, वो उस मुतल्लिका वजीर के इस्तीफे की भी बात करते थे, वजीर आजम से भी इस्तीफे की बात करते थे। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि आज के इजलास में करारदाद तो मंजूर हुई, लेकिन उसके अलावा वजीर दाखिला अगर आप बात करें तो वो ऐवान में मौजूद नहीं थे, वजीर आजम जो है वो ऐवान में मौजूद नहीं थे, आज कोयटा में मौजूद थे।
करारदाद के अलावा जो हमेशा पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की बात की जाती है, आज इस अफसोसनाक वाक़े के बावजूद जो इजलास जारी था उसमें सिर्फ करारदाद मंजूर हुई, हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी बयान जो है वो सामने नहीं आया। इस वाक़े के हवाले से आपने भी देखा होगा कि जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे थे, सिक्योरिटी फेलियर्स के हवाले से अपोजिशन जो सवालात उठा रही थी, और उसी इजलास में वजीर दिफा जो हैं वो मौजूद ज़रूर थे, लेकिन उनकी जानिब से भी ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया, जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं रखी गई। हमने ये ज़रूर देखा कि बाज़ रहनुमाओं ने तकारीर की और वो इजलास से रवाना हो गए, जैसे वो ये सिर्फ चाह रहे हो कि हमने रिकॉर्ड पे रख लिया कि तकरीर की थी और वो निकल गए। उसके बाद हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जब तकरीर की और असद कैसर ने जवाब दिया तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ऐवान में उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस अफसोसनाक वाक़े पे एक जो यूनिटी की बात हुकूमत कर रही थी, लेकिन वो भी सिर्फ बातों की हद तक थी, क्योंकि ऐवान में दोनों तरफ से सिर्फ इस वाक़े पर भी सियासत ही हुई। हुकूमत की जानिब से भी अगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इंदिया दिया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है बलूचिस्तान पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, तो आपका क्या ख्याल है, पीटीआई बैठेगी, जाएगी? देखिए, पीटीआई के हवाले से अगर बात करें तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन अलायंस जो है उसको लीड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि महमूद खान अचकज़ई ने हमेशा ये राय रखी है कि जो हुकूमत बुलाती है या इजलास होते हैं तो उसमें शिरकत की जाए। अब ये फिर पीटीआई पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपोजिशन लीडर हो या दीगर रहनुमा हो, उनकी जानिब से शिरकत जो है वो ज़रूर की जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस वाक़े पे बात करें तो इसमें जो मैंने देखा ऐवान के अंदर वो यही था कि सियासत पे ज्यादा बात हुई, पीटीआई पे जो है वो फोकस ज्यादा था, पॉलिसी बयान क्या था, वाक़े की तफसीलात क्या थी, वो वजीर दिफा की मौजूदगी के बावजूद ऐवान को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया। दोनों तरफ से जो है वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ही होती रही है। माजी में आपको याद होगा कि जब ट्रेन का सिंध में वाक़या पेश आया था और आग लगी थी तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब वजीर रेलवे थे, तो उस वक्त ये मुतालबा किया गया कि वो इस्तीफ़ा दें। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कोई इस वक्त ऐवान में जो हुकूमती बेंचेस पर मौजूद लोग हैं उन्होंने किसी के इस्तीफे की बात नहीं की। इस्तीफे के अलावा अगर हम बात करें तो ऐवान में पॉलिसी बयान ही नहीं दिया गया, कोई तफसीलात ऐवान में नहीं जो है वो सामने रखी गई। नादिर, मेरा ख्याल है कि आपने इस सवाल का जवाब दे ही दिया है, लेकिन अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली या मजीद परेशान करने के लिए मैं फिर भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो जो पार्लियामेंट में हुआ वो तो चले पब्लिकली है और पब्लिक कंजम्पशन के लिए है या बेंच के कंजम्पशन के लिए है। यकीनन आपके पिछले कई दिनों में गुफ्तगू हुई होगी मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा के साथ या नुमाइंदों के साथ और भी लोगों के साथ। आपको क्या लग रहा है कि जैसे कहा जा रहा है ना कि नहीं ये टर्निंग पॉइंट है, अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गई हैं, क्या आपको वाकई लग रहा है कि सीरियसनेस है या पिछले जो कई 100 हमले हुए हैं उनकी तरह ही इसको स्वीप अंडर द कारपेट कर देंगे, फिर देख लेंगे आगे क्या होता है? देखिए, जो मुझे महसूस हुआ है वो इस हवाले से यही है कि पार्लियामेंट के अंदर वो वजीर दिफा हो या दीगर रहनुमा हो, उनको शायद उस हद तक बाज़ चीज़ों का इल्म भी नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है। जैसे आज एपीसी बुलाने का ऐलान और फैसला अगर हम बात करें तो वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्वेटा में बात की, हालांकि ये पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी और वहां पर एतमाद में लेना चाहिए था। तो वो कुरम का वाक़या हो, बलूचिस्तान का वाक़या हो या दीगर इशूज़ हों, उन तमाम इशूज़ में हमने देखा है कि इस मरतबा बाज लोगों को इसलिए भी इल्म नहीं है कि इस मरतबा पार्लियामेंट को जो है वो बाज फैसलों में बाईपास जो है वो किया जा रहा है। जो भी अहम फैसले हों वो पार्लियामेंट से बाहर होते हैं, वो अंदर नहीं होते। तो इसलिए ये अज्यूम करना भी मुश्किल है कि हुकूमत सोच क्या रही है, क्या होने जा रहा है। जैसे आज बिलावल साहब ने तजवीज़ तो दी है कि आप नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है वो शहबाज शरीफ साहब बना सकते हैं, लेकिन उसका भी बाज अगर लोगों की बात करें तो खुद हुकूमती बेंचेस पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हमें इल्म नहीं कि आगे क्या होगा और क्या होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कि माजी की रिवायत कभी नहीं रही, उन रिवायतों के खिलाफ नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना एक सेंसर बोर्ड जो है पार्लियामेंट के अंदर एक तरह का कायम कर रखा है। उसमें अगर आप अभी भी यूट्यूब पर जाके देखेंगे तो जो अपोजिशन अराकीन है उनकी तकारीर आपको नहीं मिलेंगी। महमूद खान अचकज़ई साहब जब उनका माइक ऑन हुआ तो उनका भी जो तकरीर है उनकी वो भी सेंसर कर दी गई। तो ये एक जो सेंसर बोर्ड वहां पर बिठाया गया है जो खुद ही फैसले करता है कि क्या किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना। और यही हुआ कि दिखाते ही नहीं है, बाकी नजर कुछ आता नहीं है।
हाँ, और आज भी अगर आप देखें तो जो शेर अफजल मरवत साहब की तकरीर थी वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो क्या बात करेंगे, उनको उन्होंने दिखा दिया और उन्होंने उस सेंसर बोर्ड के तवक्कुआत के खिलाफ जो वो तकरीर कर दी। रोज ऐसे ही होता है ये नादिर, ठीक है, ये तो हमारे मुल्क के नॉर्मल है, चाहे मीडिया पे हो हमें खुद या असेंबली में हो, खुद काफी। तो यार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हम और नादिर भी नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात कर रहे हैं, चाहे बिलावल हो कोई भी हो। पीटीआई का 126 दिन का धरना था, वो ख़त्म हो गया था उसके फ़ौरन बाद, और पीटीआई ने उस कॉन्फ्रेंस में, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। हालांकि उनका और नवाज शरीफ हुकूमत का वो था ईंट और उसका बैर था जी। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान बना 20 नुकात पे मबनी। उसमें भी आप ये देखें कि जो सियासी क़यादत थी, भले अपोजिशन हो या हुकूमती क़यादत हो, उन्होंने सारा बोझ जो है फैसले का वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया कि जी आप जो है इसको आप ओन करें, आप करें। ओन नहीं किया सियासी क़यादत ने। उसके नतीजे में ये हुआ कि जो मिलिट्री टारगेट्स थे वो तो पूरे हो गए, लेकिन जो बाकी टारगेट्स थे जैसे मदरसों का मामला, निसाब का मामला, फ़िरका वाराना मवाद को कंटेन करने का मामला, वो जूं के तू ना सिर्फ रहे बल्कि माशाल्लाह हर साल वो बढ़ते चले गए। फौजी अदालतें कायम हुई, वाह 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 हो गया कि अब शामत आ गई है टेररिस्टों की। सनसेट क्लॉज के बाद वो 2 साल के अंदर वो खुद ब खुद ख़त्म हो गई, और आज हम दोबारा नेशनल एक्शन प्लान के बावजूद उसी जगह पे खड़े हुए हैं जिस जगह पे हम 2013-14 में खड़े हुए। अच्छा, मैं पूरा कर लूँ इसमें। बिल्कुल। लेकिन अब जो है, जैसे शहबाज शरीफ कोयटा गए, उन्होंने ये तो कहा कि जी लेवीज़ की तादाद कम है, उनको मुसल्लह करने की ज़रूरत है और फ़ौज जो वसाइल चाहेगी देंगे या नहीं देंगे। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। अच्छा, ये उससे मुख्तलिफ है वो जो सिचुएशन थी पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल की, कि वहाँ एक सीधा सीधा दुश्मन है जो आपकी रियासत को और आपके सिस्टम को और आपके आइन को डिसमेंटल करना चाहता है। तो उससे ज़ाहिर है कि आप निगोशिएट नहीं कर सकते। ये जो नेशनल एक्शन प्लान है बलूचिस्तान के बारे में, ये अगर बना भी उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, जो कि अभी नहीं हवा में है, सिर्फ ऐसी वेग सा तस्वुर है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जी उस पहले नेशनल एक्शन प्लान कि जी आप चूँकि इन्वॉल्व हैं लिहाजा आप हैं। अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं सियासतदान और फिर फ़ौज को टास्क देते हैं तो उसके कामयाब होने का थोड़ा बहुत इम्कान है। अच्छा, इन्होंने बिट्स एंड पीसेस में हमेशा बात की है। मसलन गिलानी साहब ने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पेश कर दिया, आज उसका कोई नाम भी नहीं जानता कि उसका हुआ क्या, पैसा था कहाँ गया, किन में बटा, कोई जिक्र ही नहीं है। या फिर यह है कि हम सख्ती से दहशतगर्दों को कुचल देंगे, दूसरा एंड ये है। तो ये ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल, हम बहुत आसान है कि हम कह दें जी भारत ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, हाँ कर रहे हैं वो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इंटरनल भी है और ये एक्सटर्नल भी है। मैं उस कॉन्फ्रेंस से जो कि अगर कभी हो गई, ये तवक्को करूँगा कि वो फौजी हल पे की बात भी करे, कैसे मुमकिन है, इक्तसादी हल जो कि आम आदमी तक ट्रिकल डाउन हो सके, इसलिए कि बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। वो क्या है, फिर जो बुनियादी हुकूक हैं उनका क्या मैकेनिज़्म होगा, वो कैसे बहाल होंगे, जो उनके मसाइल हैं। मसलन सबसे बड़ा, चाहे वो आईन पाकिस्तान पे यकीन रखने वाली बलोच क़यादत हो या आइन के ख़िलाफ़ बात करने वाली बलोच क़यादत हो, वो कहते हैं जी गायब अफराद, ये बहुत संगीन मसला है, इसको सियासी क़यादत अपोजिशन प्लस ट्रेजरी मिलके कैसे हल कर सकती हैं, और जो आइन के अंदर हुकूक हैं वो किस तरह लागू हो सकते हैं। बातें कर लेते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं जी। तो उसके बाद ही कोई उम्मीद की किरण हो सकती है, वरना बातें होती रहेंगी। ये तमाम बातें जो आपने की वो एक नुक्ते पर आके मुंतज होती हैं। नेशनल एक्शन प्लान जो 1 था उसका पॉइंट नंबर 17 जो कहता है कि बलूचिस्तान हुकूमत को फुली एम्पावर किया जाएगा कि वो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के लिए जो भी काम करना है वो करे और सारे स्टेक होल्डर्स उसकी ओनरशिप लेंगे।
जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस को आगे बढ़ने दें, आप उनको हकीकी नुमाइंदे अपने चुनने दें, तो मसले का हल निकल आता है। ये जो हमने अभी बात की, निकल सकता है, निकल सकता है। हाँ। लेकिन जब आप अलाउ नहीं करेंगे, उनकी क़यादत को तो उभरने दें। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो नेशनल एक्शन प्लान 1 में ही आपका हल मौजूद है, बशर्ते कि आप उस मसनूई क़यादत को मुसल्लत ना करें ना। हल हमारे पास हमेशा मौजूद रहे हैं। हाँ। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए अगेन जो आपने बात की ना ओनरशिप की, तो मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि यार फर्ज करें मैं पूरी जिंदगी ना मैंने मतलब घी भरा खाना खाया है, मतलब निहारियाँ 24 घंटे। अच्छा फाइनली क्या हुआ, मुझे ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जन मिलिट्री है यहाँ पर, काट देंगी, खोल देंगे, आपको मरम्मत कर देंगी। पॉलिटिकल डिसीजन ये है कि आज के बाद ना मैंने नाश्ते में निहारी नहीं खानी, ठीक है। तो पॉइंट है इसकी, ये जो आपने बात की कि काइनेटिक ऑपरेशंस हमने कर लिए और कामयाबी से कर लिए, वी गॉट आवर टारगेट्स, वी क्लियर्ड नॉर्थ वजीरिस्तान, सारी चीजें। उसके बाद वहाँ क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, राइट। मुझे जो अगेन अब देखिए ये सारी चीजें हैं, मैं चाहूंगा, मैं ये यकीन करता हूं कि आपके पास विल भी है, आपके पास कैपेबिलिटी है। विल का सवाल है, मैं यकीन करता हूं कि आपके पास कैपेबिलिटी है। लेकिन फिर मैं एक और चीज देखता हूं कि 5 महीने गुजर गए हैं और पारा चिनार जाने वाला रास्ता 15 किलोमीटर का रास्ता नहीं खुल पा रहा, पूरी रियासत नहीं खोल पा रही। तो बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा कदरन 15 किलो ज्यादा है। हाँ। तो चलें हम बेहतरी की उम्मीद करेंगे।